शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी कृतिका भाग 2 का लेसन नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक के क्वेश्चन आंसर। आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को रिवाइज़ करेंगे। इस लेसन को हम पहले रिवाइज़ कर चुके हैं, तो आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को रिवाइज़ करेंगे। बेटा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। बेटा हमने बताना है कि जो सरकारी तंत्र है वो जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए चिंतित है, जो उदास है, तो जो उनमें बदहवासी दिखाई देती है वो उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो बेटा देखो, इसमें जो हमारा देश है वो अनेक वर्षों से स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन आज भी वो क्या है, मानसिक रूप से क्या है, विदेशों का क्या है, गुलाम है। वो अपने देश की मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए आज भी क्या कर रहा है, विदेशियों के तलवे चाट रहा है। वो उन विदेशियों के तलवे चाट रहा है, उन अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहा है जिन्होंने हमारे देश पर राज किया था और हमारे देश में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशान किया था, उनको अपने जुल्मों का शिकार बनाया था। लेकिन फिर भी जो सरकारी तंत्र है उनमें एक चिंता और बदहवासी का एक कोई कारण भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या थे, परेशान थे। अब वो मतलब देश की जनता और देश की जो मान मर्यादा है उसको वो किससे तोड़ रहे थे, एक जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से तोड़ रहे थे। और वो क्या था कि मतलब उस नाक को किसने अपना शिकार बनाया था, आंदोलनकारियों ने शिकार बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि जो जॉर्ज पंचम था वो एक ऐसा अफसर था जिसने मतलब जब हमारा देश गुलाम था उस वक्त क्या किया था, हमारे देश पर राज किया था। हमारे देश की जनसंख्या को यानी हमारे देश के जो लोग हैं ज़्यादातर उनको क्या किया था, परेशान किया था। तो एक तरह से उनमें ये क्या है, एक तरह से ये जो क्या है कि जो सरकारी तंत्र है उनकी जो सोच है वो कैसी है, संकुचित सोच है और उसमें अदूरदर्शिता दिखाई देती है, क्योंकि वो एक विदेशी को खुश करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने मान सम्मान को भी क्या कर रहे हैं, ताक पर रख रहे हैं। यानी उनको अपने देश की और अपने मान सम्मान की कोई फ़िक्र नहीं है, बस उनको इस बात की फ़िक्र है कि जो रानी एलिजाबेथ है जब वो इंडिया आएगी तो वो जब देखेगी कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं है तो वो उनके बारे में क्या सोचेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस प्रकार से तर्कसंगत ठहराएंगे। अब देखो, जो रानी एलिजाबेथ का दर्जी था वो काफ़ी परेशान था और उसकी जो परेशानी थी वो तर्कसंगत भी थी, क्योंकि वो इसलिए परेशान था क्योंकि उसको इस बात की चिंता थी कि रानी जब हिंदुस्तान आएगी तो वो पाकिस्तान और नेपाल का दौरा करने के लिए जाएगी, तो उस वक्त वो कौन से कपड़े डालेगी। तो ये जो उसकी परेशानी है वो तर्कसंगत है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए काम को क्या करता है, सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत करना चाहता है ताकि वो दूसरों के द्वारा की जाने वाली जो प्रशंसा होती है उसको प्राप्त कर सके। और जो रानी एलिजाबेथ है तो वो तो उस देश की रानी थी जिसने उन देशों पर राज्य किया था जहाँ अब वो जाने वाली है, यानी जिन देशों का वो अब दौरा करने वाली है। तो जो दर्जी था उसको इसी बात की चिंता थी कि जब वो दौरे पर जाएगी तो उसके द्वारा जो बनाए गए कपड़े हैं वो रानी को पसंद आएंगे, या जो लोग उस कपड़ों को देखेंगे तो वो उसकी प्रशंसा करेंगे या ना करेंगे। क्योंकि जो दर्जी था उसको एक तरह से क्या था, वो चाहता था कि उसके द्वारा जो बनाए गए जो कपड़े हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे कपड़े हों और लोग उसकी प्रशंसा करें। कहने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके द्वारा जो किया गया काम है वो उच्च स्तर का हो और लोग उसकी तारीफ़ करें। नेक्स्ट है हमारा, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। अब देखो, जब रानी एलिजाबेथ आने वाली थी हिंदुस्तान में तो जो तत्कालीन सरकार थी वो मतलब सब कुछ क्या चाहते थे कि सब कुछ अच्छा ही हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि दिल्ली की जो सड़कें थी धूल मिट्टी से भरी हुई थी उनको साफ़ करवाया। जो बड़ी बड़ी इमारतें थी उनको भी एक सुंदर स्त्री की तरह सजा दिया गया। जगह जगह बंधनवार और फूलों से सजे द्वार भी लगाए गए और बड़े बड़े बैनर भी लगाए गए। और सड़कों के किनारे जो कांटे वगैरह उगाती हैं, जो झाड़ और झकड़ होते हैं, उनको भी काटा गया और वहाँ की जो घास थी उसको भी संवारा गया और जगह जगह फूल और पौधों के गमले भी सजाए गए। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि का वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। देखो, इसमें जो फर्स्ट है आपका क्या है, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। देखो, ये जो चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान संबंधी जो आदतें ये पत्रिका में छपती हैं तो एक तरह से ये सामान्य लोगों पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जो सामान्य लोग होते हैं वो बड़े बड़े लोगों के बारे में इसी पत्रकारिता में ही पढ़ते हैं कि वो कैसा जीवन जीते हैं। क्योंकि जो आम जनता होती है वो उस तरह का जीवन जी तो नहीं सकती, लेकिन जो पत्रिकाओं में छपते हैं उनके बारे में उनको एक तरह से उनके जीवन का
एहसास हो जाता है कि वो जो लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, जो चर्चित हस्तियाँ होती हैं, वो किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। देखो, जो युवा पीढ़ी पर इसका जो प्रभाव होता है वो अच्छा भी पड़ता है और बुरा भी पड़ता है। देखो, कई लोग तो बड़े लोगों के जीवन से प्रभावित होकर उनकी तरह जीवन जीना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनके जो विचार होते हैं उसको अपनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि कईयों के पास जैसे पैसों की कमी होती है, तो वो उनकी तरह जीवन जीना तो चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो वो बड़े लोगों की तरह जीवन जीने के लिए वो क्या करते हैं, गलत रास्ते को अपनाते हैं ताकि वो उनकी तरह अपना जीवन जी सकें। तो इसके लिए वो कई बार अपराध के मार्ग पर भी चल पड़ते हैं। तो इस प्रकार से कई बार ये जो चर्चित हस्तियों का जीवन होता है उन पर अच्छा प्रभाव भी डालता है और कई बार उन पर बुरा प्रभाव भी डालता है। क्योंकि कुछ लोग तो उनके जीवन से सीख लेके सही रास्ते पर चलते हैं, जो गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं वो सही रास्ते पर चलते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो पैसों की कमी की वजह से अपने शौक़ को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, अपराध के मार्ग पर चल पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। अब देखो, जो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने बहुत सारे प्रयत्न किए थे। वो पर्वतीय क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए गया था, पत्थरों की खानों में भी गया था, यहाँ तक कि उसने पुरातन विभाग से भी जानने की कोशिश की कि जो मूर्ति थी वो कहाँ बनी थी, कब बनी थी और किस पत्थर से बनी थी। और मूर्ति जैसा पत्थर प्राप्त करने के लिए वो देश भर के जो भी बड़े बड़े नेता थे उनकी मूर्तियों के साथ भी उसने उस नाक के पत्थर को मिलाने की कोशिश की, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अंत में उसने सुझाव दिया कि क्यों ना जिंदा नाक को ही लगाने का, जो जिंदा नाक है उसी को लगा दिया जाए। उसके जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार तो कर लिया गया। तो अंत में उसने क्या किया कि जो इंडिया गेट के पास जो तालाब था उसको सुखाकर साफ़ किया गया, उसकी रकाब को भी निकाला गया ताकि अगर जिंदा नाक लगाई जाए तो वो नाक जो है वो सूख ना जाए। आगे हमारा क्वेश्चन, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है, यह पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आइए लिखे। अब देखो, जो नाक होती है वो व्यक्ति के मान और सम्मान की मतलब प्रतीक ही होती है। अब देखो, यहाँ पे सभी की अपनी अपनी जो लोग हैं वो सभी अपनी मान मर्यादा को बनाए रखते हैं, यानी वो अपनी नाक को बनाए रखना चाहते हैं। अब जो रानी एलिजाबेथ है वो 400 पौंड का हल्का नीले रंग का सूट पहन कर आ रही है, क्योंकि वो उसका किसका प्रतीक है, उसके सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसी प्रकार जो दर्जी है उसकी भी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, रानी द्वारा डाले गए उसके कपड़े, वो सोच रहा है कि उसके जो कपड़े हैं जो उसने बनाए रानी के लिए उसमें कोई कमी ना हो। इस तरह जो अखबार है वो भी आए दिन नाक कि अपने जो मान सम्मान उसको बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं कि जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक है उसके बारे में खबरें छापते रहते हैं। इसी तरह जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भी यहाँ पे सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जब रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आए तो सभी जो सड़कें हैं वो साफ़ हो, और अगर वो गंदी होगी तो वो जो रानी एलिजाबेथ है वो क्या सोचेगी देश के बारे में और उनके बारे में। और जो कलाकार है यानी जो मूर्तिकार है उसको भी अपनी नाक की चिंता है। वो सोच रहा है कि अगर वो जो मूर्ति की नाक है उसको ढूंढ नहीं पाया तो जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी हैं, वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो एक तरह से यहाँ पे सभी जो लोग हैं वो अपनी नाक यानी जो अपना मान और सम्मान है उसको बनाए रखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेकर किस ओर संकेत करना चाहता है। अब यहाँ पे देखो, जो जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता या बच्चे की नाक फिट न हो सकने पर लेखक यही बताने का प्रयास करता है कि जो सभी भारतीय हैं वो अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को सदा ध्यान में रखने वाले हैं। कहने का क्या मतलब है, जो सभी भारतीय लोग हैं वो अपनी मान मर्यादा को बनाए रखना चाहते हैं। वो कभी भी किसी भी दूसरे देश की भूमि पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश नहीं करते। जैसे इंग्लैंड है, उसने क्या किया था, वो हर बार किसी भी देश में अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करता है, चाहे वो उसमें उसका राजनीतिक लाभ हो, चाहे उसमें उसका कोई भी मतलब निजी लाभ हो। जो भारतीय बच्चे भी है वो भी देश के लिए मर मिटने में हमेशा तैयार रहते हैं। वो देश की स्वतंत्रता चाहते हैं ताकि जो उनकी जो नाक है वो ऊंची और विदेशी सतह की नाक नीचे रहे। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे जो भारतीय बच्चे तक भी अपने देश के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी मतलब दूसरे देश पर अधिकार करने की कोशिश नहीं करते, ना ही दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो विदेशी होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर वक्त अपने राजनीतिक लाभ के लिए चाहे निजी लाभ के लिए वो क्या करते हैं, हर एक किसी न किसी देश में अपनी नाक वो घुसेड़ देते हैं, यानी दूसरे राज्यों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते ही रहते हैं।
अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया गया। अब देखो, जो अखबारों में जिंदा नाक की जो खबर छपी थी उसको सिर्फ इतना ही प्रस्तुत किया गया कि जो नाक का मसला था वो हल हो गया और राजपथ पर जो इंडिया गेट के पास वाली जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी उस पर क्या लग गई है, नाक लग गई है। सिर्फ इतना ही था कि बस यही छपा था कि जो नाक का मसला है वो हल हो गया और जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उस पर नाक लगा दी गई है। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। देखो, इस कथन के माध्यम से जो लेखक है वो कहना चाहता है कि देश की स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में सब कुछ था, केवल जो जॉर्ज पंचम था, जो जिन्होंने मतलब विदेशियों, ये एक विदेशी था जॉर्ज पंचम, इसने क्या किया था, जो हमारी देश की जनता थी उस पर अत्याचार किए थे, क्योंकि जिस वक्त हमारा देश गुलाम था उस वक्त अंग्रेजी राज में इसकी तूती बोलती थी, लोग हर कोई इससे डरता था, इसके आदेश का पालन करता था। पर अब जो इंडिया गेट के निकट लगी उसकी जो मूर्ति है उस पर उसकी नाक बिल्कुल भी बची नहीं है, यानी जो नाक है वो चोरी हो गई है। अब इसमें कहने का क्या मतलब है कि दिल्ली में सब था लेकिन जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी उस पर नाक नहीं थी, एक ऐसे इंसान की नाक जिन्होंने हमारे देश पर राज किया था और जिसके आदेश पर सारी जो भारत की जनता थी वो चलती थी, लेकिन आज उसी की मूर्ति पर क्या है, नाक नहीं है। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। अब देखो, इसमें क्या है कि जब मूर्तिकार ने सलाह दी कि 40 करोड़ की जो जनता है उसमें से किसी एक की जिंदा नाक लगा देते हैं, तो जो कमेटी थी उसने जिंदा नाक लगाने का काम उस पर सौंप दिया, तो अखबारों में छप भी गया कि अगले दिन जिंदा नाक लगा दी गई है। लेकिन इस बात को सुनकर लोगों को ऐसा लगा कि मतलब उस पर तो नाक लग गई है लेकिन भारतीयों की नाक क्या हो गई है, कट गई है। भारतीयों का क्या हो गया, अपमान हो गया, क्योंकि आज़ाद देश में उस व्यक्ति की मूर्ति को जिंदा नाक लगाई गई जिसने सारे देश को क्या किया था, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, भारतीय जनता पर अत्याचार किए थे। कहते उस व्यक्ति की जो मूर्ति थी उस पर जिंदा नाक लगा दी। तो एक तरह से ये जो घटना थी वो क्या थी, एक अपमानजनक घटना थी। तो इस अपमान से पीड़ित होने के कारण उनके पास कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा था। तो बेटा, हमारे जो क्वेश्चन थे वो अब कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज़ करना है और लिखकर याद भी करना है बेटा। ओके बेटा।